नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल दीपदृष्टि पाठशाला पे। दोस्तों, आज का सेशन जो हम लोगों का रहेगा वो करेंट अफेयर्स के ऊपर रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करेंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से करेंट अफेयर्स हैं जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कुछ दिनों से क्लास जो है कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था कुछ रीजन के कारण, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। साइंस का भी क्लास जो है वो कंटिन्यू होगा। सारे जो भी क्लासेस हैं सभी कंटिन्यू होंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए हमको। जैसा कि आप भी देख रहे हैं झारखंड की स्थिति, अभी कोई भी एग्ज़ाम जो है सरकार लेने की मूड में नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हम भी जो है अपना समय का फ़ायदा उठा ले रहे हैं। उसके बाद सारे क्लासेस जो है आपको कंटिन्यू दिया जाएगा, बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चलिए, पहला क्वेश्चन आज के सेशन का हम लोगों के सामने है और है, हाल में ही किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, BR अम्बेडकर हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। कब जीता है? तो 2024 का है। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो ये हवाई अड्डा है मनोहर, ये है कहाँ? तो ये गोवा में है। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात यहाँ से आती है कि ये जो सुरक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता गया है उसमें क्या मिला है? तो ये स्वर्ण ट्रॉफी मिला है, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ पे दिया गया है? तो ये भी ध्यान रखिएगा किस जगह पे दिया गया है। तो द ललित जो है ये पुरस्कार मुंबई के एक समारोह में दिया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से बात आता है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है। तो याद रखिएगा, ये जो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये उत्तर प्रदेश में है। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये आपका गोवा में है। BR अम्बेडकर हवाई अड्डा जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, तो ये GS के रूप में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर पहली बार नदी के किनारे इको ग्लैम्पिक महोत्सव का आयोजन किया है? सूरत किया है, नासिक किया है, भावनगर किया है या फिर पुणे किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नासिक। नासिक की अगर हम लोग बात करें कि कौन सी नदी के किनारे ये बसा हुआ है, तो नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पे? तो आपका हो जाएगा ये महाराष्ट्र में। ठीक है, गोदावरी को कौन सी गंगा कहा जाता है? तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयरन डोम शैली की मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई? जापान, चीन, अमेरिका, इजराइल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। अब यहाँ से बात आता है कि आयरन डोम क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि आयरन डोम जो है ये इजराइल की एक प्रमुख वायु रक्षा प्रणाली है। क्या है ये? वायु रक्षा प्रणाली है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है कम दूरी का जो रॉकेट होता है, ठीक है, तोप होता है और मोटार जो होता है ना, उससे देश की रक्षा करना, कम दूरी वाली जो होती है। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, फरवरी 2025 में भूकंपीय झंझावत के कारण किस देश में आपातकाल लगाया गया है? नेपाल में, अफगानिस्तान में, ग्रीस में, भूटान में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस में। ठीक है, 2025 फरवरी में भूकंपीय झंझावत के कारण ग्रीस में आपातकाल लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ सागर कवच सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। कौन अभ्यास का आयोजन किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये भी भारतीय तटरक्षक बल। ठीक है, कब से कब तक हुआ था? तो 21 से 22, 2 फरवरी, मतलब 2 दिन फरवरी में हुआ है। ठीक है, 21 और 22 फरवरी को। कितना किलोमीटर तक?
तो 158 किलोमीटर तटीय क्षेत्र में सागर कवच अभ्यास किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था तटीय सुरक्षा को मजबूत करना और जो भी विभिन्न प्रकार की एजेंसियां हैं, ठीक है, उसके बीच कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने का उद्देश्य इसका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को, मतलब ये जो जहाज है ना ये रिटायर हो गया है, भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम में बदला जा रहा है? आईएनएस विक्रांत को, आईएनएस गुलदार को, आईएनएस विक्रमादित्य को या फिर आईएनएस ट्रिपुट को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईएनएस गुलदार को। इसका अगर हम लोग बात करें तो इसका पूरा नाम है एक्स आईएनएस गुलदार, ठीक है। इसको क्या किया गया है? तो लैंडिंग शिप टैंक, पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम चट्टान के रूप में परिवर्तित करने के लिए महाराष्ट्र का जो पर्यटन विकास निगम लिमिटेड है ना उसको सौंप दिया गया है कि ये जो आईएनएस गुलदार जो जहाज है उसको अंडर वाटर म्यूजियम में बदला जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ग्लोबल फायर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका, चीन, भारत या फिर फ्रांस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। देखिए रक्षा बजट के मामले में एक इंडेक्स जारी होता है, जो इंडेक्स जारी करने का काम जो है कौन करता है? तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग के नाम से ये जो है इंडेक्स आता है, ठीक है। अब इस इंडेक्स में हम लोग बात करें कि देश में सबसे पहला स्थान पर कौन है, तो पहला स्थान पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। भारत का क्या इसमें स्थान है? तो ध्यान दीजिएगा भारत का 4th स्थान है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो अमेरिका के बाद कौन है? फर्स्ट में आपका अमेरिका है। सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड नंबर पर रूस है, कभी अरेंज के लिए दे देता है, ध्यान रखिएगा। थर्ड में आपका चीन है, फोर्थ में आपका भारत है और फिफ्थ में आपका जो है ना ये दक्षिण कोरिया है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें कि भारत का स्कोर क्या रहा, तो भारत का स्कोर देख लीजिए क्योंकि पूछा जा सकता है, रक्षा बजट में 0.1184 रहा था, ठीक है, और इसी पर ये 4th स्थान पर था। अगर हम लोग बात करेंगे कि ये जो रक्षा बजट होता है, ठीक है, उससे क्या पता चलता है, तो भारत लगातार अगर देखा जाए अपने रक्षा बजट में वृद्धि कर रहा है ताकि सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के अनुसार किस शहर को स्वच्छ शहर का खिताब मिला है? पुणे को, इंदौर को, नासिक को, सूरत को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर को, ठीक है। देखिए ये जो इंदौर है ना ये स्वच्छ शहर के रूप में अगर देखा जाए तो 2024 में 7वीं बार, कितनावीं बार, लगातार जो है 7वीं बार जो है स्वच्छ शहर का खिताब इसको मिला है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे कि ये जो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार है ये केंद्र सरकार का एक वार्षिक सर्वेक्षण पुरस्कार है, मतलब हर साल ये आता है, ठीक है। जो भारत के जितने भी शहर हैं उनकी स्वच्छता का जो स्तर होता है उसका मूल्यांकन करता है। इंदौर जो है लगातार 7 बार इसी में स्वच्छतम शहर का खिताब जीता है। इस बार 2024 में सूरत को भी संयुक्त रूप से स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, ध्यान रखिएगा। 24 में इंदौर के साथ सूरत को भी घोषित किया गया है स्वच्छ शहर के रूप में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन हुआ है? मध्य प्रदेश में, यूपी में, उत्तराखंड में, असम में? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सरस आजीविका मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने चाइना सेट 10R उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? अमेरिका किया है, चीन किया है, म्यांमार किया है, भारत किया है? तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाइना किया है, ठीक है।
कौन किया है? चाइना सेट 10R। ये एक प्रकार का उपग्रह है, कभी भी पूछ सकता है ये क्या है, ठीक है, दूसरे तरफ का क्वेश्चन जीएस में पूछ सकता है। तो चाइना सेट 10R जो है एक प्रकार का उपग्रह है जिसका प्रक्षेपण कौन सा देश किया है? तो वो चीन किया है, ध्यान दीजिएगा। कब किया है? तो 22 फरवरी 2025 को, ठीक है। लॉन्च जहां से हुआ था उस स्थल का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, सीचोंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, ठीक है, क्या है? सीचोंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, दक्षिण पश्चिम चीन, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, इसका उद्देश्य क्या है? तो पुराने जो चाइना सेट 10 था उस उपग्रह को बदलने का काम करेगा, इसीलिए इस उपग्रह का परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुला है? हैदराबाद में, दार्जिलिंग में, चेन्नई में, डी ऑप्शन कर दीजिए चीन में, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दार्जिलिंग में, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से बात आता है कि बायो बैंक क्या होता है। तो देखिए, बायो बैंक जो होता है एक प्रकार का स्थान होता है, स्थल होता है, और एक ऐसा स्थल या जगह होता है जहाँ पे जैविक नमूना कहने का मतलब क्या है? जीवों का नमूना, ठीक है। जैसे कि मानव का ऊतक हो गया, मानव का रक्त हो गया, डीएनए हो गया, वो सब को जमा करके सुरक्षित इस जगह पर रखा जाता है ताकि भविष्य में आगे अगर शोध किया जाए इस पर, अगर ऊतक पर शोध किया जाए, रक्त पे किया जाए, डीएनए पे किया जाए, तो इसका इस्तेमाल किया जाए इस नमूने का, ठीक है। तो वैसी जगह को क्या कहते हैं हम लोग? बायो बैंक कहते हैं। और बायो बैंक पहला, ध्यान रखिएगा ये बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुला है दार्जिलिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ डीआरडीओ द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा? चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल, राजस्थान। ये हो गया है क्योंकि विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, इसीलिए ये हो गया है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे ऑप्शन क्या है? चेन्नई है, हैदराबाद है, भोपाल है, राजस्थान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए अब जीएस क्वेश्चन की ओर यहाँ पे आते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो क्यों मनाया जाता है, अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्यों मनाया जाता है। तो सीवी रमन जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीवी रमन जो जिनको नोबेल पुरस्कार 1930 में प्रदान किया गया है, ठीक है, ये जो सीवी रमन है ना, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। किस प्रभाव की खोज की थी? रमन प्रभाव की खोज की थी, ठीक है। तो इसी कारण जो है ना, इस दिवस को क्या किया गया है? प्रभाव का जो खोज किए थे, यानी रमन प्रभाव का जो खोज किए थे, इसी प्रभाव की खोज की याद में जो है ना, हर साल जो है 28 फरवरी को क्या किया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी को ही रमन प्रभाव का खोज हुआ था, ठीक है। इस दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य एक ही है, विज्ञान और रिसर्च का क्षेत्र जो होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, ठीक है। अब यहाँ से बात आता है कि 2025 में जो मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था विकसित भारत। क्या है? विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार, विज्ञान एवं नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। भारतीय युवाओं को क्या करना? सशक्त बनाना, ठीक है।
क्या है 2025 का थीम? तो विकसित भारत के लिए विज्ञान एवं नवाचार, वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना था। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, हाल ही में किसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम, ध्यान रखिएगा इसको, के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, डेनोन वाटर्स, कोका कोला कंपनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है, ठीक है, एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 ये प्रोग्राम था और इसी के तहत समझौता ज्ञापन किसके साथ हुआ? तो बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुआ, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसको सेबी कहा जाता है, ठीक है, सेबी ने एक्सिस बैंक पर कितने लाख रुपये का जुर्माना लगाया है? 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए या फिर 20 लाख रुपये का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 लाख रुपये का सेबी जो है एक्सिस बैंक पर जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की है? अफगानिस्तान, चीन, नेपाल या फिर बांग्लादेश? तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, भारत और बांग्लादेश यानी दोनों पक्ष जो है डीजी स्तर की वार्ता जब हुई ना, उसके बाद संचार के लिए किस चीज के लिए हॉटलाइन लाया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, संचार के लिए एक नया हॉटलाइन खोलने का फैसला लिया और यह जो हॉटलाइन जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा? तो याद रखिएगा, इस जो हॉटलाइन का संपर्क रहेगा कोलकाता में जो बीएसएफ का पूर्वी कमान है ना, उस पूर्वी कमान के अतिरिक्त जो एडीजी है, ठीक है, एडीजी जो ढाका के हैं, ठीक है, उसमें जो सैन्य बल का मुख्यालय है उसमें जो भी तैनात हैं बीजीबी, ठीक है, उनके समकक्ष होगा। दोनों पक्षों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए ये हॉटलाइन को लाया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच में। अब अगर बात करें कि ये हॉटलाइन क्या होता है, तो समझिएगा, हॉटलाइन से क्वेश्चन पूछ सकता है, बाकी वैसा नहीं। किस देश के बीच किया गया? तो भारत और नेपाल भारत और बांग्लादेश याद रखिएगा, बाकी इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हॉटलाइन क्या है? तो हॉटलाइन एक विशेष प्रकार की विशेष दूरभाष सुविधा होती है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सुरक्षित तरीके से जोड़ा जाता है। ठीक है, ये जो हॉटलाइन प्रणाली होती है ना, इसमें रिसीवर उठाते ही संबंधित व्यक्ति से ही संपर्क हो जाता है। इसमें जो है नंबर डायल नहीं करना पड़ता है। यह संचार सेवा की सबसे सुरक्षित प्रणाली मानी जाती है हॉटलाइन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गोल्ड कार्ड वीजा शुरू करने की घोषणा की है? भारत, कनाडा, चीन, अमेरिका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति अभी हैं डोनाल्ड ट्रंप और इन्होंने ही गोल्ड कार्ड वीजा नामक एक कार्यक्रम का घोषणा किया है। इसके तहत जो है ना $5 मिलियन, ध्यान रखिएगा, $5 मिलियन खर्च करके आप अमेरिकी नागरिकता हासिल कर सकते हैं। यही है आपका गोल्ड कार्ड वीजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का है और अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कहाँ हेराथ का त्योहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया? उत्तराखंड में, मिजोरम में, कश्मीर में, असम में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर में। कौन सा त्योहार मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, हेराथ त्योहार। हेराथ त्योहार जो है ना, इसको हरा त्योहार भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हरा का मतलब शिव होता है, यानी शिव का त्योहार भी कह सकते हैं। हरा यानी शिव की रात, जिसे आमतौर पर महाशिवरात्रि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिव जी का रात मतलब महाशिवरात्रि। ठीक है, अब ये जो है ना, ये जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया गया। ठीक है, यह त्योहार यानी हेराथ त्योहार जो है भगवान शिव और पार्वती की शादी की जो सालगिरह है ना, उसका ये प्रतीक माना जाता है। और 2022 में अगर हम लोग बात करें
तो कश्मीर में मनाया गया था, लेकिन ये 28 फरवरी 2022 को मनाया गया था, ठीक है। और फिर से ये 25 में जो है हेरात का त्यौहार धार्मिक उत्साह के साथ वहां पे मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक प्रदूषण रैंकिंग में विश्व भर में उत्पन्न कुल प्लास्टिक अपशिष्ट का लगभग डैश हिस्सा भारत में उत्पन्न होता है। मतलब पूरे विश्व में प्लास्टिक से जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उसमें भारत कितना % जो है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि रैंकिंग में कितनवें स्थान पर वह है जो प्लास्टिक से अपशिष्ट पैदा करता है। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5वां स्थान है भारत का। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 फरवरी को। हम लोग इसके बारे में चर्चा ऊपर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में HIV सेल्फ टेस्टिंग कार्यान्वयन का परीक्षण किया गया? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या फिर तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। अब यहाँ से बात आता है कि ये जो HIV है ये क्या है, ठीक है। तो HIV जो है एक प्रकार का विषाणु यानी वायरस है जो कौन सा रोग पैदा करता है? तो एड्स नामक रोग को पैदा करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसी में सेल्फ टेस्टिंग क्रियान्वयन का परीक्षण हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो मिजोरम में हुआ है। यहाँ से एक क्वेश्चन जो पूछता है वो ध्यान रखिएगा कि HIV जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ये पूछा जाता है। HIV से जब व्यक्ति संक्रमित हो जाता है ना तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसका जो इम्यून सिस्टम होता है यानी प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है, जो बॉडी में रोग से लड़ने की क्षमता होती है, वो नष्ट होते जाती है और फिर वो ऐसा हो जाता है व्यक्ति कि लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ से बात करेंगे कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका भी देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये दोनों का फुल फॉर्म जो है ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, ठीक है। वर्तमान में अगर देखा जाए मछली उत्पादन में भारत जो है ये सेकेंड स्थान पर है, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन खत्म होता है। इसके बाद अगला सेशन जो है आप लोगों को बहुत जल्द दिया जाएगा। कुछ दिनों का करंट अफेयर बचा हुआ है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। लेकिन क्लास को एंड करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों के द्वारा ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि मोटिवेट होकर इसी तरह का वीडियो आप सबों के लिए समय निकाल कर हम लाते रहे। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा दी हुई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।